तो नमस्कार। आज मैं तुम लोगों के जो चैप्टर है परमाणु की संरचना, ये पूरा समझाऊंगा। ढंग से समझ लेना इसको, क्या क्या होता है परमाणु की संरचना में। ठीक है। परमाणु की संरचना, इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात अगर बात करें तो परमाणु क्या है। पाठ पढ़ते हैं परमाणु, परमाणु क्या होता है। तो कैसे निकालेंगे परमाणु क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे परमाणु क्या है। चलो, तो परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, ये होता है आपका परमाणु। बाद में ऐसा माना गया कि परमाणु को भी अपन अलग अलग भाग होता है, तोड़ तो सकते हैं, पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें परमाणु अविभाजित रहता है। उसमें परमाणु अविभाजित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु टूटता नहीं है। अब परमाणु के अलग अलग मॉडल दिए गए। जब परमाणु की खोज की गई तो किसी ने बोला भाई ऐसा होता है, किसी दूसरे ने बोला नहीं ऐसा होता है, तो किसी ने बोला ऐसा होता है। विज्ञान एक ऐसी चीज जिसमें लगातार क्या होता है, रिसर्च होता रहता है और नई नई चीजें बनती जाती। तो जो परमाणु है वो तो किसी भी अणु का सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। अब परमाणु के अंदर भी अलग अलग भाग होते हैं। परमाणु भी कुछ चीजों से मिलकर बना होता है, तो उसके लिए अलग अलग अध्ययन किया गया। अलग अलग अध्ययन में पता लगा कि भाई क्या होता है वास्तव में परमाणु के अंदर। तो क्या पता लगा, सबसे पहले थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक ने, किसने दिया, थॉमसन, जिसको हम थॉमसन मॉडल बोलते हैं। थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने क्या बोला कि परमाणु जो है वो एक ठोस गोले का रूप है। कैसा है, ठोस गोला है, जिस गोले के अंदर पूर्ण रूप से धनावेश वितरित होता है और धनावेश के बीच बीच में क्या रहता है, ऋण आवेश रहता है। धनावेश का पूरा मान ऋणावेश के मान के बराबर होता है। इसलिए परमाणु जो है वो विद्युतीय उदासीन होता है। क्या होता है, विद्युतीय उदासीन होता है, क्योंकि धनावेश का मान ऋणावेश के मान के बराबर होता है। इसलिए परमाणु क्या है, विद्युतीय उदासीन। ये जैसे पूरा का पूरा एक ठोस गोला है, इस गोले के अंदर बीच बीच में क्या आपका ऋणावेश रहता है। ये मॉडल किसने दिया, थॉमसन। इस मॉडल को हम लोग तरबूजा मॉडल भी बोलते हैं। जैसे तरबूजा होता है ना, खाते हैं अपन, जो उसमें जो लाल गिरी होती पूरी उसमें भरी होता है, और बीच बीच में क्या होते हैं, उसके बीज होते हैं। तो जो लाल वाला पार्ट है वो कौन सा है, धनावेश, और बीच के जो बीज है वो क्या है, ऋणावेश। तो जो आवेश का मान है, धनावेश और ऋणावेश दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये किसने मॉडल दिया था, थॉमसन ने। ठीक है, इसको तरबूज मॉडल भी बोला जा सकता है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, पता है क्यों बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल?
क्योंकि जैसे प्लम पुडिंग एक स्वीट होती है, पुडिंग एक मिठाई होती है, उसके अंदर प्लम के बीज लगे होते हैं बीच बीच में, बाकी सब पूरा का पूरा मिठाई रहता है, बीच में प्लम के बीज लगे होते हैं। तो उसी की तरह की कुछ स्ट्रक्चर इसकी उसने मानी। ठीक है, जो बीज है वो क्या है, ऋणावेश की तरह है, और बाकी जो मिठाई का पार्ट है वो क्या है, धनावेश की तरह है। तो थॉमसन का मॉडल समझ में आ गया कि थॉमसन ने बोला कि परमाणु एक ठोस गोला है जिसमें पूर्ण रूप से धनावेश वितरित रहता है, उसके बीच बीच में ऋणावेश होता है, ऋणावेश का मान धनावेश के मान के बराबर होता है, अतः परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। ये थॉमसन का मॉडल था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। समझ में आ गई बात। फिर दूसरा जो मॉडल दिया था, वो मॉडल देने के लिए आए रदरफोर्ड भाई साहब। दूसरा मॉडल किसका था, रदरफोर्ड भाई साहब का मॉडल। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने काफी अच्छा काम किया, लास्ट में ये भी फेल हो गए थे, फेल तो हर कोई होता है। थॉमसन मॉडल जैसे रदरफोर्ड मॉडल आया, थॉमसन मॉडल पूर्ण रूप से क्या हो गया, खत्म हो गया। रदरफोर्ड ने बोला कि आपने जो भी किया ना वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, परमाणु बिल्कुल अलग होता है, आपने जो व्याख्या की है चको था बताइयो वो की काम रो नहीं है, बातचीत समझो बार। तो परमाणु है वो बिल्कुल अलग है। तो इन्होंने क्या किया, कहीं करी वाण बताओ, ध्यान है कि नहीं, चलो कोई नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली। आप बोलोगे सर सोना ही क्यों ना, ज्यादा सस्ता था? नहीं, सस्ता नहीं था, क्योंकि सोने से अपन बहुत ही महीन पन्नी बना सकते हैं। जैसे देखते हैं ना आप, चांदी की पन्नी ऊपर लगाते हैं मिठाइयों के ऊपर, महंगी मिठाइयाँ होती है, सोने की पन्नी लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं। ये बोल रहा मेरी शादी में लगाऊंगा कतली के ऊपर सोने की पन्नी, लगाएगा रे? नहीं लगाएगा, अच्छा। तो अब रदरफोर्ड मॉडल में क्या होता है कि वो एक सोने की पतली पन्नी लेते हैं और उस सोने की पतली पन्नी पर हीलियम के कणों की बौछार करते हैं, जिसको अल्फा कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कण। एक सोने की पन्नी का ली, किसकी पन्नी का? सोने की पन्नी का। और इसको इतना पतला बना दिया, इसको इतना पतला बना दिया कि इसके अंदर एक एक अणु ऐसे आपको परमाणु दिखता रहे, ऐसा अलग अलग ऐसे एक एक परमाणु दिखता रहे। इतनी पतली पन्नी अपन सोने से बना सकते हैं और दूसरे में नहीं बना सकते हैं। तो इस पन्नी के ऊपर इसने क्या किए, अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण, किस प्रकार के अल्फा कण थे? त्वरित अल्फा कण थे। त्वरित का मतलब समझते हो, जिसके अंदर स्पीड लगातार इसकी बढ़ रही थी। त्वरित अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण हीलियम के धनावेशित कण होते हैं। अल्फा कण He2+ होता है, इसका मतलब हीलियम के धनावेशित कण। हीलियम के धन आवेशित कण ये हो, ठीक है, ये अल्फा कण है। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला कि जब हम अल्फा कणों को एक सोने की पन्नी पर क्या करते हैं, डालते हैं, बौछार करवाते हैं, तो क्या होता है? तो उसमें रदरफोर्ड क्या देखता है? रदरफोर्ड देखता है कि जो अधिकतम अल्फा कण है वो बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाते हैं, कहीं मुड़े नहीं, सीधा एकदम आरम पार। ठीक है, गणकरार तो सीधा बार है। बाकी क्या देखता वो कि कुछ जो कण हैं थोड़ा से आगे, धक्का थोड़ा आप रस्ते हूं साइड में हटे, कुछ कण हैं बहुत ही कम कोण से विचलित होते हैं, बहुत ही कम कोण से विचलित होते हैं, और लगभग 12,000 कणों में से एक कण है वो अपने रास्ते से वापस आ जाता है। कई तो कहना मान्य जगह सीधा निकल गया, कई थोड़ा रास्ता भट गया, बार झापट गया, और एक एडो है कि जो की कर दो बोले नहीं हो दो डोडा पीना तो डोडा ही पीना है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हुआ, यही कंडीशन इसमें आई, अधिकतम अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ कण कुछ कोण से क्या हो गए, विचलित हो गए ऐसे, और एक कण
जो वापस से अपने ऐसा कैसा। ये तो उसने देखा। किसने देखा? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने देखा जब सोने की पन्निका पर अल्फा कणों की बौछार करवाते हैं तो अधिकतम अल्फा कण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण बहुत ही कम कोण से विचलित होते हैं और लगभग 12,000 में से एक कण जो है वो अपने रास्ते से वापस आ जाता है। अब इससे रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? ये तो उसका देखने का तरीका हो गया। निष्कर्ष क्या निकाला वो इंपॉर्टेंट है। तो निष्कर्ष इसका ये निकला कि भाई जो परमाणु है उसका अधिकतम भाग खोखला है। अधिकतम भाग क्या है? खोखला। इसलिए तो इनको कोई रोक नहीं पाया। जो अल्फा कण थे वो सीधे के सीधे, ये खोखला भाग था इतना बड़ा सा, इसमें इधर से जो अल्फा कण आया सीधा गया, कोई रोकने वाला नहीं मिला। यहां से आया वो भी सीधा गया, कोई रोकने वाला नहीं मिला। बार ये इसने बोला कि अधिकतम भाग क्या है? खोखला है। जो पूरा का पूरा परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है और जिससे उसने नाभिक कहा। क्या कहा? नाभिक। तो उसने बोला कि पूरा का पूरा द्रव्यमान, यहां पे पूरा का पूरा द्रव्यमान और पूरा का पूरा धन आवेश, धन आवेश नाभिक के अंदर होता है। तो बोला कि बहुत ही छोटे भाग में, जिसको केंद्रीय भाग में परमाणु का पूरा द्रव्यमान रहता है और पूरा का पूरा धनावेश निहित रहता है। तो परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें पूरा का पूरा द्रव्यमान एवं पूरा का पूरा धनावेश होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो सबसे पहले खोज नाभिक की रदरफोर्ड भाई साहब ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड। सबसे पहले नाभिक की खोज रदरफोर्ड। नाभिक परमाणु का वह केंद्रीय भाग जहां पूरा का पूरा धनावेश और द्रव्यमान निहित होता है। अब इससे क्या हुआ पता चला? पता है कैसे पता लगा? इसने बोला कि जो इसके पास में से थोड़ा सा कण गया ना, वो थोड़ा सा ऐसे दूर भागा ऐसे हटके, और जो इसके आके सीधा यहाँ पे टकराया नहीं, इसके वापस ऐसे रास्ते से निकल गया। यहां से निकलना संभव नहीं हुआ। तो एक केंद्रीय भाग ऐसा भाग है जहां पे पूरा द्रव्यमान है और पूरा का पूरा धन आवेश है। इसलिए एक अल्फा कण जो सीधा केंद्रीय भाग के सामने गया ना, वो वापस अपने रास्ते से आया। समझ में आ गई बात? तो उस भाग को क्या बोला इसने? नाभिक बोला। इसके बाद इसने बोला, तो भाई किसी ने पूछ लिया भाई फिर ऋणावेश कहां गया? अगर केवल धनावेश ही है तो उसके ऊपर आवेश होना चाहिए, पर परमाणु आवेश नहीं रखता है। तो रदरफोर्ड ने बोला ठंड रखो, इसका भी आंसर है। उसने बोला भाई ऋणावेश जो है वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। चारों ओर कक्षाओं में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और ऋणावेश का मान धनावेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युतीय उदासीन है। तो रदरफोर्ड का मॉडल सिंपल सा है। रदरफोर्ड ने क्या किया? सोने के पन्निका पर अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण हीलियम के धनावेशित कण होते हैं। जब अल्फा कणों की बौछार करता है तो वो देखता है कि अधिकतम कण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण थोड़े से कोण से क्या होते हैं? विचलित होते हैं। और लगभग 12,000 में से एक कण जो है वो अपने रास्ते से वापस चला जाता है। इससे उसने निष्कर्ष क्या निकाला? इससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकतम भाग खोखला होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग जहां पे परमाणु का पूरा द्रव्यमान और धनावेश होता है उसका नाम नाभिक दिया गया। ठीक है, नाभिक दिया गया। परमाणु में ऋणावेश इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये इसका निष्कर्ष था। ये इसका निष्कर्ष था। पहले तो आ गया क्या देखा उसने, बाद में उसने क्या निष्कर्ष निकाला। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका, इसको भी रदरफोर्ड भी बोला कि भाई आपने इसकी कमियां क्या रह गई, इसकी कमियां क्या रह गई। तो रदरफोर्ड को बोला कि आपने बोला कि ऋणावेश जो है, जो ऋणावेश है वो 12 की कक्षाओं में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। जब वो चक्कर लगा रहा है तो क्या होना चाहिए? ऊर्जा हानि होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आवेशित कण जब चक्कर लगाता है या त्वरित होता है, क्या होता है?
त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्सर्जन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होगी। ऊर्जा में क्या होगी? लगातार कमी होगी। और अंततः वो जब कमी होगी तो ये घूमता घूमता यहां पे घूम रहा था, घूमता घूमता इसकी त्रिज्या में भी क्या आएगी? कमी आएगी। और अंत में जाके वो किसमें मिल जाएगा? नाभिक में मिल जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाकर मिल गया, इसका मतलब परमाणु का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। परमाणु का अस्तित्व नहीं, पर परमाणु तो अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? अस्तित्व होता है। तो फिर इसका जवाब कौन देगा? रदरफोर्ड को पूछा, भाई बताओ, परमाणु तो अस्तित्व है, पर आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमेगा तो उसकी ऊर्जा की हानि होगी। इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, इसलिए उसकी कमी रह गई। ये क्या रह गई? कमी रह गई। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया रदरफोर्ड का मॉडल। अब इस कमी को सुधारने के लिए तीसरे भाई साहब और आए। तीसरे भाई साहब, उसका नाम था बोर। क्या था? बोर। नील्स बोर। बोर मॉडल जिसको हम लोग बोलते। इन्होंने क्या मॉडल दिया? इन्होंने बोला, रदरफोर्ड के मॉडल को तो इसने सही माना लगभग, तो कि भाई केंद्रीय भाग में पूरा का पूरा धनावेश होता है और पूरा का पूरा द्रव्यमान भी वहीं रहता है। इसने पहला चीज क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है ना, तो उन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती। उन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। तो पहला इसने ये बोला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा के कक्षों में चक्कर लगाता है, या निश्चित ऊर्जा के कक्षों में चक्कर लगाता है। उन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय ये किसी प्रकार की ऊर्जा का हानि या ऊर्जा का ग्रहण नहीं होता है। तो पहला क्या था? उसने बोला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जब वो उसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि या ऊर्जा का ग्रहण नहीं होता। समझ में आ गई बात? ये पहला इसने सिद्धांत दिया। दूसरा इसने क्या बोला? दूसरा चीज इसने बोली थी कि परमाणु जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उनका कोणीय संवेग निश्चित रहता है, या उनका जो कोणीय संवेग है वो h/2 का पूर्ण गुणांक होता है। h/2 का पूर्ण गुणांक होता है। दूसरा मॉडल इसने बोला कि जो कोणीय संवेग को L से लिखते हैं, L बराबर NH/2। ये इसने दूसरा सिद्धांत दिया कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है ऊर्जा के, तो उसका कोणीय संवेग हमेशा निश्चित रहता है। आपको इतना याद रखना, कोणीय संवेग क्या रहता है? निश्चित रहता है। और वो h/2 का गुणक होता है, h/2 का पूर्ण गुणक होता है। तीसरा इसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है या फोटोन ग्रहण करता है। कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो या तो ऊर्जा लेगा या ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अगर वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो पहले कम ऊर्जा है, बाद में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा लेनी पड़ेगी। जब किसी से लेगा तभी तो वहां जाएगा, नहीं जाएगा? ठीक है। अरे भाई, सस्ती स्कूल में पढ़, महंगी स्कूल में जाना तो कहीं करनी पड़ी, फीस तो हल्ली भरनी पड़ी नहीं पड़ी। जो ही अगर कम ऊर्जा हल्ली ऊर्जा में जानो है तो कहीं करना पड़ी, ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ी। तो इन्हें कहीं कियो कि जब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएगा तो वो ऊर्जा का फोटोन ग्रहण करेगा, और जब उच्च ऊर्जा से निम्न में जाएगा तो ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करेगा।
करेगा नहीं करेगा? जब घना धनवान बन जाओ तो नक्की कहीं करो, दान करो नहीं करो, घनी ऊर्जा होगी पीछे। ठीक है, समझ में आई बात? जब उच्च से निम्न में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन, निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा के फोटोन का ग्रहण। ये इसका तीसरा मॉडल था। तो ये बोर ने 3 मॉडल दिए। बोर ने 3 मॉडल दिए थे। रदरफोर्ड की कमियां थी, स्थायित्व को नहीं बता पाया, बोर ने उसको स्थायित्व को समझा दिया। समझ में आएगी बात? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपने पास जो अलग अलग कक्षाएं होती है परमाणु के अंदर, क्या होती है? कक्षाएं आती है। तो निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं जिसको तो लिखते हैं हम लोग KLMN से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? KLMN से लिखते हैं। ठीक है, KLMN से लिखते हैं। हर एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, उसको लिखते हैं 2n² से। किससे लिखते हैं? 2n² से लिखते हैं। आपको पूछे के कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 2। L में 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 8। M में 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आएगा? है? और N में 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना आएगा? तो फिक्स कक्षाएं होती है, उसी में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर निश्चित कक्षाएं होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निश्चित होती है। तो प्रत्येक आपकी कक्षा जो संख्या होती है उसको निकालने का फॉर्मूला था 2n²। और कक्षा कौन कौन सी है? KLMN। ठीक है, हाँ वो अलग है, आगे पढ़ोगे। ऐसे अकॉर्डिंग ये होता है। पर अपन जो अब यहाँ के लेवल का, आपके 9वीं क्लास के लेवल का पढ़ते हैं, उसमें क्या आपको पढ़ना, ध्यान क्या रखना है कि जो सबसे बाह्य कक्ष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। जो पहला कक्ष है, उस पहले कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। उसके बाहर वाले जितनी भी कक्षाएं हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसे हम अष्टक का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टक का नियम। अष्टक का नियम मीन्स परमाणु की किसी भी कक्षा के अंदर, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो जो परमाणु है, वो परमाणु एक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। एक्रिय गैस मतलब क्या हो गया? वो क्रिया नहीं करता है, वो क्रिया नहीं करता है। समझ में आई बात? इसी के बेस्ट पे अगर 8 पूरा नहीं हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम संयोजकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संयोजकता निकालते हैं। मैं बताऊंगा बात। ठीक है, तो यहां तक ये सारी आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं।